बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले हल्फ उठाकर पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं। ये हल्फ बर्दारी की तकरीब भी नाज़रीन कराम हो चुकी है और पाकिस्तान की जमहूरियत की असल शक्ल पता क्या है, वो आज हल्फ बर्दारी की तकरीब से वाजे हो गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ बन रहे थे, लेकिन तवज्जो का मरकज और निगाहें जिस तरफ मरकूज थी वो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ थी। जो ही वो हॉल में दाखिल हुए जहां पर अल्फ बर्दारी की तकरीब जो है ना वो मुनक्किद थी, तो तमाम नजरों ने उन्हीं का पीछा किया। वो कहाँ गए, वो किससे मिले, उनके एक्सप्रेशंस क्या थे, जब वो मरियम नवाज से मिले तो उनके एक्सप्रेशंस क्या थे, मरियम नवाज किस तरह से उठ के मिली, जब बिलावल भुट्टो के पास गए तो कैसे बिलावल भुट्टो की बत्तीसी खुल गई, कैसे उनका हाथ पकड़कर जनरल आसिम मुनीर उनसे मिले, एक हाथ में कमांडिंग स्टिक थी, एक हाथ में बिलावल भुट्टो का हाथ था, आसिफ जरदारी जो साथ खड़े थे वो किस तरह से मुस्कुरा रहे थे, उन्हीं तस्वीरों की तरफ तवज्जो रही। और नाज़रीन कराम, इन मुलाकातों से ही खबरें बनती हैं, इन मुलाकातों से ही ये पता चलता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होगा, कौन सा लीडर आ रहा है, कौन सा लीडर जा रहा है, किसके साथ मुलाकात में क्या एक्सप्रेशंस थे। इससे जो सियासी पंडित हैं वो सितारों का हाल देखते हैं और देखते हैं कि किसकी सियासी जिंदगी कितनी है। और सच्ची बात भी ये है, इसी से पता चलता है। लेकिन इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हुई हैं और वो बहुत अहम है, बहुत अहम है। एक तो ये है कि पार्लियामान के अंदर जंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले लोअर हाउस यानी कि कौमी असेंबली में, और अब अपर हाउस यानी कि सेनेट के अंदर बहुत ही धुआंधार तकरीरें, बहुत ही धुआंधार तकरीरें हुई हैं। शहबाज शरीफ के लिए भी आज हल्फ के बाद जो कांटों का सेज बना है वो भी इंपॉर्टेंट है। दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो यह है कि बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि चौकीदार मुल्क का मालिक बन चुका है, कोट अनकोट। ये तकरीरें होना शुरू हो गई हैं और मैं कहां की बात करूं, मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ये तकरीर किसने की? अचकजई साहब के बाद, महमूद अचकजई के बाद और जो अख्तर मैंगल के बाद ये खतरनाक तकरीर किसने की? नंबर वन, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इंतहाई अहम तकर्री हो रही है। ये इंतहाई अहम तकर्री बहुत सारी चीजों को वादे करेगी। ये तकर्री किसकी हो रही है, इसके ऊपर भी कुछ खबरें हैं, कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने शेयर करी। एक कमीशन बन रहा है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। खबरें काफी ज्यादा हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट से शुरू करते हैं, फिर आगे चल के ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने कहा खबर ये है कि शहबाज शरीफ के हल्फ उठाते ही एक ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो रहा है। इसका दावा मेजर आदिल राजा ने किया है। गो कि इस वक्त उनके तहरीक इंसाफ के साथ मामलात अच्छे नहीं है, या तहरीक इंसाफ के ग्रुप के साथ मामलात अच्छे नहीं है, लेकिन आदिल राजा अपनी इस बात पे बजिद हैं। वो कहते हैं कि मेरे सोर्सेज ठीक बताते हैं, वो जिन लोगों की निशानदेही कर रहे हैं वो कहते हैं जी वो ठीक है। वो कि अब ये वक्त ही साबित करेगा कि आदिल राजा ठीक है या बाकी तहरीक इंसाफ के लोग ठीक हैं। लेकिन ये बड़ी खतरनाक एक पेशरफ्त होगी, क्योंकि आदिल राजा ये बता रहे हैं और वो इस बारे में कह रहे हैं कि ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला आने वाला है, इससे नई जो चुनतखब हुकूमत है इसको नुकसान पहुंचेगा। सो लेट्स सी ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला, क्योंकि आपको याद होगा नाज़रीन इकराम, जब शहबाज शरीफ साहब पहले भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, पीडीएम वन जब बनी थी, तब असल में एक हैकर था जिसने ऑडियो लीक्स शुरू की थी, और तभी शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की एक ऑडियो आई भी थी, आपके जहन में होगा। अब उस ऑडियो को, जब वो ऑडियो आई थी, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास मालूमात हैं कि इक्तदार की राहदारियों में हलचल मच गई थी, क्योंकि वो वहां से नहीं आई थी जहां से अक्सर ऑडियो लीक्स हुआ करती हैं। तो ये कहीं और से आई थी ऑडियो लीक, जिसमें दो किस्म की ऑडियो लीक्स है, जिसमें बताया जा रहा था शहबाज शरीफ को कि वो मरियम नवाज साहबा का जो दामाद है उसकी फैक्ट्री में कुछ सामान चाहिए जो इंडिया से आना है, नंबर वन। और उसी में वो ऑडियो थी जिसमें मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि इसके पास तो सिर्फ सेहत कार्ड है, इसको बंद कर देते हैं। तो ये सारी अब खबर ये है, यानी कि आदिल राजा ये बता रहे हैं कि उसी तरह का एक ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो रहा है। अगर ये ऑडियोज आ जाती हैं, अगर आदिल राजा साहब की ये खबर बैकफायर नहीं करती है और ये ऑडियोज आ जाती हैं, तो ये बहुत एक आप समझे कि मसालेदार चीज होगी, नया ट्विस्ट आएगा कहानी में, नया ट्विस्ट आएगा। तब भी जब वो ऑडियोज आई थी तो उनके पीछे पावर कॉरिडोर्स में से ही एक ताकतवर हिस्सा था। अगर अब ये ऑडियो लीक्स आती हैं तो इसका मतलब होगा कि पावर कॉरिडोर्स में से ही एक ताकतवर हिस्सा अब भी है,
जो पहले खामोश हो गया था और अब रेजिस्टेंस के मूड में आ गया। वो ताकतवर हिस्सा जो पहले खामोश रहा और जब यूनिटी की बात आई तो वो सारे उन्होंने वो यूनिटी दिखाई और अब वो रेजिस्टेंस करने के मूड में आ चुका है। बहरहाल ये आती हैं, ये नहीं आती हैं, ये तो उनकी अब खबर पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ और भी मजेदार डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो नाज़रीन किराम ये कि कौमी असेंबली के अंदर बहुत सख्त तकरीरें होना शुरू हो चुकी हैं। आज अख्तर मेंगल ने तकरीर करते हुए कहा कि जो हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर्स अगर गवादर में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ होते तो हमें खुशी होती। इसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आप इदारे के ऊपर तनकीद ना करें, आप ये काम ना करें, इससे आइन मना करता है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा अख्तर मेंगल ने कि आप अपना आइन खोलिए और आर्टिकल पढ़ के बताइए कि ये कहाँ पे लिखा है कि इदारा पगड़ियां उछालता फिरे। इस तरह की मिसालें ना निकला गो कि मुझे मेरे जैसे शख्स को ये बड़ा अफसोस हो रहा है ये सूरत-हाल देख के। लेकिन मामला ये है कि बात हद से मुझे लगता है कि लड़ाई हद से बढ़ती चली जा रही है और इसके इसके नतायज कुछ अच्छे नहीं होंगे। चीज़ें किसी मतलब कोई हैप्पी एंडिंग की तरफ नहीं जा रही हैं, मामला मज़ीद बिगड़ेगा। फिर अख्तर मेंगल के बाद और महमूद अचकज़ई के बाद महमूद अचकज़ई ने भी बड़ी सख्त तकरीर की थी। उनके बाद अख्तर मेंगल ने ये बड़ी सख्त तकरीर की और उसके बाद सेनेटर मुश्ताक जो कि नाम जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, उन्होंने बड़ी ही सख्त तकरीर की है। उन्होंने कहा कि चौकीदार मुल्क का मालिक बन गया है और ये उनकी पूरी तकरीर पढ़ी है। मैं अगली वीडियो के अंदर उस तकरीर को आपको सुनवा भी दूंगा और वो बड़ी उन्होंने एक रेजिस्टेंस वाली तकरीर की है और इस वक्त नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली भी ये नजर आ रही है। अब तहरीक इंसाफ चौमक्खी लड़ाई नहीं लड़ रही है। तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह हर एक के साथ लड़ाई नहीं लड़ रही। सबसे पहले वो मौलाना से अपनी लड़ाई को खत्म कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने महमूद अचकज़ई को अपना सदारती उम्मीदवार बना के बताया कि हम आप सबसे लड़ाई खत्म कर रहे हैं। इसके बाद जमात इस्लामी से वो सुलह कर रहे हैं और तमाम वो कुव्वतें जिन्हें वो समझते हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वॉइस है जिनकी, वो उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं और वो अपना महाज बना रहे हैं किसके खिलाफ? इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। ये डेंजरस हो जाएगा। ये मामला गड़बड़ हो जाएगा और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो ख्वाब खरगोश में गलत पे गलत कदम उठाते चली जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में इनके लिए मामला मजीद मुश्किल होंगे। किस तरह से गलत कदम उठाते चली जा रही है, मैं अब बताता हूँ आपको। एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर नाज़रीन इंस्टॉल किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। आप सही सुन रहे हैं, एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ चूंकि वो ये समझते हैं कि वो काम 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 और काम पे तवज्जो रखते हैं, सो कॉल्ड इसीलिए उस सियासी मुलाकातों के लिए एक बंदे को लेकर आ रहे हैं ये और वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करेगा जिसका काम होगा सियासी मुलाकातें करना, सियासी तौर पर लोगों के काम करवाना। एग्जेक्टिव पावर के साथ वो बंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा होगा और उसका काम होगा सियासी लोग जो भी आते हैं उनके साथ उनकी कोई मुश्किल ना हो, एमएनएस के साथ राब्ते हों और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना वो करती रहे। और आप हैरान होंगे कि ये पार्टी का बंदा नहीं है या कोई ऐसे बंदे को एग्जेक्टिव पावर्स नहीं दी जा रही, बल्कि ये एग्जेक्टिव पावर्स दी जा रही हैं हमजा शहबाज को। हमजा शहबाज एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इंस्टॉल होने जा रहे हैं। अब ये देखिए कि आप यहां से हिसाब लगाइए कि 3 दफा बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर बना, 2 दफा छोटा भाई जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बना। मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला, हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बार बार पंजाब के वजीर आला बने। नवाज शरीफ साहब बजाते खुद पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। यानी कि तमाम बड़ी पोस्टों के ऊपर इस वक्त शरीफ खानदान आपको नजर आएगा और जो इस वक्त आपको चीजें देखते हैं ना मुख्तलिफ वजरा, उनमें से भी वही आगे आएंगे जो शरीफ खानदान के रिश्तेदार हैं। बहुत से कम लोगों को पता है कि ये अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकलते और मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो फिर भी हाथ बांधे पीछे खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मेरिट नहीं है। मेरिट की सिर्फ एक ही बुनियाद है। मैंने बड़े अरसा पहले एक कॉलम लिखा था दुनिया अखबार के लिए, उस कॉलम का नाम था जमहूरियत के बच्चे झूरे। तो मैंने उसमें लिखा था कि ये रॉयल ब्लड के हैसियत से, यानी कि पुराने वक्तों के अंदर बादशाहत में ना रॉयल ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। कोई बादशाह बनने का उसी वक्त उम्मीदवार ठहरता था जब उसके अंदर अगर रॉयल ब्लड है तो। यानी कि आप ये देखें कि तुर्कों के अंदर एक बंदा 5 साल तक जो है ना वो बादशाह रहा था और उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था। उस वक्त रॉयल ब्लड के तौर पे मुतबादल कोई मौजूद नहीं था तो उन्होंने एक ज़हनी मफूकुल फितरत शख्स को जो है ना वो बिठा दिया था और उसके पीछे सारी फौज लगी थी और उसकी माँ पीछे से कंट्रोल करती रही। यही हिसाब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में है। रॉयल अगर भुट्टो रॉयल ब्लड है तो पीपल्स पार्टी में आपको जगह मिलेगी। अगर आपके पास जो है ना वो नून लीग में शरीफ रॉयल ब्लड है
तो आपको जो है ना वो वजारत उज़्मा मिलेगी, आपको वजारत आला मिलेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। मीनवाइल नाज़रीन इकराम ये सारी चीज़ें एक जगह पर, दूसरी जगह पर आप ये देखिए कि इस टाइम तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करने का एक और मंसूबा जो है ना वो अमल में आ चुका है। और इस पे काज़ी ईसा साहब को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन आप परेशान ना हो, अगली क्रिटिसिज़्म की बारी और अगली चीज़ें जो हैं, वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा अब तहरीक-ए-इंसाफ अपनी तोपों का रुख दोबारा से काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ करने लग गया। वो किस तरह से? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन से एक फ़ैसला सामने आया है और वो फ़ैसला नाज़रीन-ए-किराम जो है ना वो इस तरह से किया गया है कि जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थीं, उन मखसूस नशिस्तों को भी अब बंदर बाँट की तरह बाँट दिया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ये एक घिनौना तरीन और काला तरीन फैसला जमहूरियत के दौर में सामने आया और ये फैसला नाज़रीन किराम इस तरह से किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये कह रखा था यानी कि डिमांड कर रखी थी कि हमारी जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो दी जाएं तो 4-1 से फैसला आया कि ये नशिस्तें जो है ना वो बाकी साहब में बांट दी जाएं जो एक जिसने इख्तलाफ किया उसने भी कहा जी ये नशिस्तें तो नहीं बनती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लेकिन इनको रिजर्व रखना चाहिए इनको बांटना नहीं चाहिए अब इसके बाद क्या होगा इन सीटों से ये जो सीटें बांटी गई हैं दो तिहाई अक्सरियत मिल जाएगी अब ईवान के अंदर तमाम हुकूमती इत्तेहाद को ये सारी की सारी सीटें नाज़रीन किराम ये दो तिहाई अक्सरियत एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी लेकिन तोड़ा गया मरोड़ा गया तारीख देख रही है दुनिया देख रही है सबके सामने ही है ये सब कुछ क्या हो रहा है अब ये मामला नाज़रीन किराम जा रहा है काजी फाइज ईसा की कोर्ट के अंदर और मुझे उम्मीद है काजी फाइज ईसा अपने पुरानी जो है ना वो रवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर इंसाफ का कत्लेआम करेंगे एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में नहीं बल्कि सीने में छुरा घोंपेंगे क्योंकि पीठ में तो छुरा होता है कि आपको पता ना हो ये सीने में मतलब इंसाफ का कत्ल सब सामने करते हैं और वो सही कहता था सतूर कि ये बाहर जो है ना वो इंसानी हकूक का मकबरा बनवा रहे हैं ये इंसानी हकूक का मोनूमेंट नहीं है ये बल्कि इंसानी हकूक का मकबरा है जो बाहर बन रहा है तो एक दफा दोबारा काजी फाइज ईसा को दोनों हाथों से सलामी दीजिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने में काजी साहब का नाम उन पहले पहले सिपाहियों में होगा सबसे ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में अपनी नशिस्तों को क्लेम करेगी लेकिन मुझे वहां से भी कोई उम्मीद नहीं है मुझे ये नजर आता है कि ये इनका जीना हराम कर देंगे ये चलने नहीं देंगे लेकिन सिस्टम में खास तौर पर काजी फाइज ईसा की कोर्ट में से कोई किसी किस्म का रिलीफ मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा तो ये अब तक की खबरें हैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी अपना ख्याल रखिए खुदा हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद